तकनीक। भारत में प्राचीन काल से एक चीज जो सबसे ज्यादा फेमस रही है वो है कपड़े, जो हम प्राचीन काल से निर्यात करते आ रहे हैं। चाहे भारत की साड़ी हो, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे भारत ने बहुत सारी इनकम जनरेट की है। आज भी हम बहुत सारे कपड़े अपने एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। इन्हीं से जुड़ी हुई कुछ तकनीक जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई बार आपसे मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साथ में प्री में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किस किस प्रकार के कपड़े की तकनीक या किस किस से निर्मित होता है, वो सारी चीजें पूछी जाती हैं। पहली जो सबसे ज्यादा फेमस तकनीक है जिसे कहते हैं जामदानी तकनीक। जामदानी, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में अगर बोलते हैं इनले, किसी चीज के साथ जोड़ना या जमा करना। इसमें क्या होता है, जो सूती वस्त्र होते हैं उन सूती वस्त्र पर कढ़ाई जैसे होती है, किसी चीज की डिजाइनिंग आप लोग कर सकते हो। तो सूती वस्त्र के ऊपर जो डिजाइन होता है उसी को हम कहते हैं जामदानी तकनीक। और इसमें क्या होता है कि पीछे एक सफेद रंग का कपड़ा, और सफेद रंग के कपड़े पर आप थोड़ी सी डिजाइनिंग कर देते हैं, और इससे बहुत सारी साड़ियां, बहुत सारे वस्त्र आपको निर्मित पड़ेंगे। भारत में कुछ फेमस वस्त्र का उदाहरण भी हमें दिखता है जहां पर इस जामदानी तकनीक का उपयोग किया जाता है। सिंपल सा ये है कि पीछे एक सफेद है, उसके ऊपर रंगीन कपड़े कुछ कलर कर देते हैं, उसमें डिजाइनिंग बना देते हैं, मोर बन गया, कोई फूल बन गया, ऐसी सारी चीजें आपको बना सकते हैं। या किसी भगवान की पिक्चर भी आप वहां बना सकते हैं। मणिपुर की एक वस्त्र जिसमें इस चीज का उपयोग किया जाता है, मोरा गाफी, काफी उनके कल्चर में फेमस है। वो भी कहीं ना कहीं जामदानी तकनीक से ही बना है। और तमिलनाडु जो एक केंद्र है साड़ियों का, वहां पर भी इस तकनीक का काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है। तमिलनाडु में एक वस्त्र कोडियाल, कोडियाल कारूपार, ये हमें दिखता है कोडियाल कारूपार। इसमें भी कहीं ना कहीं इस जामदानी तकनीक का यूज किया जाता है। अगली जो तकनीक फेमस हुई वो है पैठनी तकनीक। इसका भी उपयोग काफी ज्यादा वस्त्र निर्माण में किया जाता है, और इसका नाम जो आता है वो महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है पैठन। महाराष्ट्र का एक छोटा सा क्षेत्र पैठन, वहां पर सिल्क की साड़ियां काफी ज्यादा बनती हैं। और ये महाराष्ट्र के एक जिले औरंगाबाद, वहां पर पड़ता है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है, जरी का काम किया जाता है। मतलब आपने देखा होगा साड़ियों के बॉर्डर को जो क्रिएट करते हैं, तो वहां पे कई बार सोना या चांदी की जरी का उपयोग किया जाता है, गोल्डन कलर की, सिल्वर कलर की। तो उसको जड़ने के लिए, बॉर्डर को जड़ने के लिए जो यूज किया जाता है वो कहीं ना कहीं पैठनी तकनीक का हिस्सा होता है। और ज्यादातर इससे साड़ियों का ही निर्माण किया जाता है बॉर्डर बनाने के लिए।
औरंगाबाद के क्षेत्र में ये काफी चीजें फेमस है, और ये जरी के लिए सोना भी यूज कर सकते हैं, साथ में चांदी, और थोड़ा सा और गरीब हो तो तांबा, इसका भी उपयोग करते हैं उसको डिजाइन देने के लिए। और इस पैठनी के आसपास ही महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं दिखती हैं। अजंता गुफा काफी ज्यादा फेमस है, जहां पर बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चित्रकारी आपको मिलेगी। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चित्रकारी आपको मिलेगी। तो औरंगाबाद में अजंता गुफाएं पड़ती हैं, इसलिए इस पैठनी तकनीक, वस्त्र निर्माण की तकनीक पर प्रभाव पड़ता है अजंता गुफाओं का। कई बार आप देखेंगे कि इस पैठनी तकनीक में जब वस्त्र बनाए जाते हैं तो उन वस्त्र पर भी कमल के फूल, ये आपको साड़ियों में दिखेंगे, सूट पर दिखेंगे, साथ में हाथी, एलिफेंट, इसका निर्माण भी किया जाता है, साथ में हंस, उसको भी कई बार कपड़ों पर बना दिया जाता है। जरी का उपयोग करके बॉर्डर को क्रिएट करके साड़ी के चारों तरफ ये सारी चीजें कर दी जाती है। इसके कुछ उदाहरण की बात करें जो भारत में कुछ राज्य में उपयोग किए जाते हैं वस्त्र जो पैठनी तकनीक से बनते हैं, तो उसमें कर्नाटक के अंदर एक साड़ी हमें बनती दिखाई देती है जिसे जाना जाता है इलकाल साड़ी। कर्नाटक के अंदर इलकाल साड़ी इस पैठनी तकनीक से जुड़ी हुई। साथ में आंध्र प्रदेश भी काफी कपड़ों के लिए फेमस है, और वहां पे नारायण पेट इस क्षेत्र में इस पैठनी तकनीक का उपयोग किया है। और तमिलनाडु का एक फेमस क्षेत्र कांजीपुरम, वो तो साड़ियों का हब है, कांजीपुरम। वहां पर भी वस्त्र निर्माण की जो तकनीक है उसमें पैठनी तकनीक का यूज अक्सर हमें देखने को मिल जाता है। तो पहला हमने देखा जामदानी, जिसमें सूती वस्त्र सफेद कपड़े के ऊपर डिजाइन कर दी जाती है, और उसके कुछ उदाहरण मणिपुर की मोरागाफी और तमिलनाडु में कोडियाल कारूपा, ये साड़ियां हैं। दूसरी वस्त्र निर्माण की तकनीक हमने पैठनी देखी जो महाराष्ट्र के आसपास वाले क्षेत्र में दिखती है, और महाराष्ट्र का एक जिला औरंगाबाद, वहां पर एक छोटा सा क्षेत्र पैठन, वहां पर ये दिखती है। इसमें क्या है, जरी का काम किया जाता है, बॉर्डर को बनाया जाता है जिसमें सोना, चांदी, तांबा, इस कलर का बॉर्डर बनाया जा सकता है। और ये ज्यादातर प्रभाव इसका पड़ा है बौद्ध धर्म का, क्योंकि अजंता गुफाएं पास में। इसके उदाहरण कर्नाटक का एलकाल साड़ी, आंध्र प्रदेश नारायणपेट और तमिलनाडु कांजीपुरम। अगली जो तकनीक जो हमें विदेश से मिली, बलूचरी। बलूचरी तकनीक भी कपड़े निर्माण की तकनीक है। नाम से ही पता चल रहा है बलूचरी मतलब कहीं बाहर से आई होगी। ये भी जरी लगाने की तकनीक है, मतलब बॉर्डर को क्रिएट करने की, कपड़ों के चारों तरफ जो हम नक्काशी करते हैं उसकी। और ये चीन में एक फेमस कपड़ों के निर्माण की एक तकनीक जिसे कहते हैं तचोई, उसी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। चीन में बलूचरी को तचोई कहते हैं। और इसका जो निर्माण है वो ज्यादातर बंगाल के एक क्षेत्र जिसका नाम है बालूचर, उसी से आई है।
बालूचर से बना है, बालूचरी। बंगाल में एक क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको काफी ज्यादा फेमस है। और इसकी खास बात, कपड़ों पर मंदिर का कथानक, मंदिर की जो कहानी है उसे चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया जाता है। जो हमारे पुराने टाइम में कुछ कहानियां चलती थी, चाहे राधा कृष्ण की प्रेम की कहानी हो, उसको दिखाया जाता है, या कृष्ण पार्वती, इस सारी चीजों को आपको कपड़ों पर बना के दिखा दिया जाता है। और इससे आपके साड़ी, दुपट्टा, ये सारी चीजें जो वस्त्र निर्माण की हैं वो बनती हुई दिखाई देती हैं। कई बार आप और भी बहुत सारे वस्त्रों में इसका उपयोग देखेंगे, और इसे माना जाता है हिंदू कला का एक प्रमुख नमूना। हिंदू जो संस्कृति है उसके बारे में बलूचरी तकनीक हमें दिखाती है। कई बार आप देखेंगे, आपने कुछ कपड़े लिए, उन पर ओम 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 या सातिया बना होता है, तो वो कहीं ना कहीं बलूचरी तकनीक का हिस्सा है। तो ये तीन फेमस तकनीक काफी ज्यादा चली, जो भारत में फेमस भी हुई। अगला जो तकनीक, बांदेज, मतलब अब कई धागों को एक ही जगह बांध दिया जाता है इसमें। बांदेज का मतलब होता है बांधना, चीजों को जोड़ दिया जाना। तो बांदेज तकनीक में कई चीजों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। बांदेज या बांधन, ये क्षेत्रीय भाषा से ही आया है, जिसे हम कहते हैं बांधना। इसमें क्या होता है, कपड़ों में कई धागों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। ये आपने आपके जो कपड़े होंगे उनमें देखा भी होगा, कई बार एक ही साथ कई धागों को जोड़ दिया जाता है और उनको एक बिंदु पर मिला दिया जाता है। धागों को एक साथ जोड़ के एक बिंदु पर मिला दिया जाता है, इसी को कहते हैं बांधेज तकनीक। और फिर उसके बाद अलग अलग रंग, जो कलर हैं, उनको कर दिया जाता है, रंग को बना दिया जाता है। और इसकी खास बात यह है, इसमें जो रंग प्रयोग किए जाते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, या तो फूलों से बनाए जाएंगे या पेड़ पौधों से बनाए जाएंगे। आर्टिफिशियल कलर का ये लोग उपयोग नहीं करते। ज्यादातर जो रंग होते हैं वो वनस्पतियों से ही लिए जाते हैं, पेड़ पौधों से। राजस्थान और गुजरात में ऐसे कलरफुल रंग वाले कपड़े आपको बहुत ज्यादा देखेंगे। राजस्थान एवं गुजरात, वहां पर आपको काफी ज्यादा इस बांदेज या बांधन तकनीक का उपयोग करते हुए दिखाई देंगे। और आप देखेंगे राजस्थान और गुजरात में काफी कलरफुल कपड़े पहने जाते हैं, कलर काफी ज्यादा चाहिए। वो सारी चीजें आपको इस तकनीक में दिखेगा। और धागों को बांध के उन सारी चीजों को कलर करके रंग कर दिया जाता है। अगला एक तकनीक, बाटिक, बाटिक तकनीक, ये भी वस्त्र निर्माण की एक तकनीक। और ये बाटिक क्या होती है, छपाई की तकनीक है, वस्त्र के ऊपर छपाई की जाती है। तो जो हमारा कपड़ा होता है वो कई बार रिसाइकिल होता है, अलग अलग प्रक्रिया के थ्रू जाता है। पहले कॉटन से धागों का निर्माण किया जाता है और धागों के बाद उसे एक साथ जोड़ा जाता है।
उसके बाद उसकी धुलाई होती है और उस पर कोई कलर करना होता है कपड़े पर, तो वो कलर किया जाता है। उसके बाद उस पर या तो छपाई के द्वारा या रंगाई के द्वारा या कोई अपने हाथ से भी कुछ चीजें बना सकता है। इसमें क्या करते हैं, छपाई तकनीक है और लकड़ी का एक सांचा पहले ही बना रखा है, मतलब एक आकार बना रखा है, और उस लकड़ी के सांचे को बार बार कलर में डुबोते हैं और फिर उसे छाप देते हैं कपड़े पर। तो लकड़ी का सांचा बना हुआ है, उसमें एक स्ट्रक्चर है, उसमें हो सकता है कोई पेड़ बना हो सकता है कोई फूल बना हो, उसी को बार बार यूज कर सकते हैं। और इसमें रासायनिक या आप कह सकते हो आर्टिफिशियल जो रंग है उनका उपयोग काफी किया जाता है, पहले कम किया जाता था। और वर्ल्ड लेवल पर ये तकनीक भारत में जो आई वो इंडोनेशिया से आई। इंडोनेशिया इसका काफी उपयोग करता था, फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फेमस हो गई, क्योंकि हाथ से बनाना थोड़ा मुश्किल होता है और उसमें समय भी ज्यादा लगता है, इसलिए सोचा जाता है क्यों ना उस पर रंग ही कर दिया जाए, छपाई कर दी जाए। तो वो सारी चीजें ये करते हैं। तो ये हमने कुछ तकनीक देखी। पहला हमने देखा जामदानी, जिसमें सफेद पृष्ठभूमि पर कुछ निर्माण किया जाता है। दूसरा हमने देखा पैठनी, जो जरी का काम करती है, सोने चांदी और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चित्रकारी भी। तीसरा हमने बलूचरी, चीनी तकनीक, जहां मंदिर या धर्म से जुड़ी हुई चीजों को अंकित किया जाता है। चौथा बांदे, जहां धागों को बांध दिया जाता है। और पांचवा बाटे। अब भारत में कुछ प्रमुख केंद्र, वस्त्र निर्माण के केंद्र, इनको कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि ये सेंटर कहाँ है, मैच कराने के लिए पूछ लिया जाता है कई बार, क्योंकि भारत प्राचीन काल से ही वस्त्र के क्षेत्र में बहुत आगे रहा है, इसलिए यहाँ की वस्त्र निर्माण की जो तकनीक है वैश्विक स्तर पर पहुंची भी है। तो सबसे पहले कसूटी, ये कर्नाटक में एक वस्त्र है। कर्नाटक, जिसकी कैपिटल बैंगलोर, और इसमें बहुत सारे धागे उपयोग किए जाते हैं और धागे का उपयोग करके झालरदार वस्त्र बनाया जाता है। तो उसकी झालरें एक तरीके से लटकती रहते हैं, उसी को कहते हैं कसूटी। शादी और विवाह कार्यक्रम में आजकल इसका काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है, कसूटी का। और कर्नाटक के क्षेत्र में काफी ज्यादा फेमस है। अगला जो है कानी, ये कश्मीर में भेड़ के बालों का उपयोग करके बनाया जाता है। और ये ऐसा ही है, कश्मीर में एक शॉल काफी फेमस है, पश्मीना शॉल। बोला जाता है पश्मीना शॉल अगर किसी पे है तो उसको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। साथ में उसकी जो कलाकृति है पश्मीना शॉल की, वो काफी ज्यादा फेमस है। तो कश्मीर की जो पश्मीना शॉल है उसी का एक रूप है कानी। और कश्मीर की पश्मीना शॉल काफी ज्यादा फेमस है। जब बड़े बड़े लोग एक दूसरे को कुछ गिफ्ट में देते हैं तो ज्यादातर पश्मीना शॉल देते हैं। आपने देखा होगा कोई साहित्य का पुरस्कार मिल रहा हो या कोई बड़ी चीज होती है तो उसमें एक शॉल मिलती है, तो वो पश्मीना शॉल अगर किसी को मिल जाए तो काफी ज्यादा फेमस और काफी ज्यादा महंगी होती है। अगला तुसुंग कोटोपस। तुसुंग कोटोपस, यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र
नॉर्थ ईस्ट एरिया, जहां नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उस क्षेत्र में मिलता है। और ये नागालैंड के क्षेत्र में सैनिकों के द्वारा उपयोग की जाने वाली शॉल है। सैनिक इस शॉल का उपयोग करते हैं, काफी ज्यादा कलरफुल होती है। उत्तर पूर्वी भारत में भी आपको काफी कलरफुल जो कपड़े हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इस शॉल का उपयोग सैनिक लोग करते हैं नागालैंड वाले साइड में। साथ में आपने कुछ साड़ियों के सेंटर, चंदेरी साड़ी, इसके बारे में सुना होगा। साथ में माहेश्वरी साड़ी, ये साड़ियों के सेंटर हैं। चंदेरी, महेश्वरी, तो साड़ियों के प्रमुख केंद्र यहीं से ये बनती है और वहीं के नाम पे इनका नाम पड़ गया। चंदेरी साड़ी है, वो वाली साड़ी है, ये सारी चीजें उससे पड़। साड़ियां भारत में काफी ज्यादा बनती हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग डिजाइन से साड़ियां बनती है। उसी का एक सेंटर हमें चंदेरी और महेश्वरी में दिखता है। अगला जो एक और सेंटर केंद्र है वस्त्रों का, नवलगुंड। नवलगुंड ये आपको दिखेगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु के अंदर बिल्कुल रेशम से बनने वाला कपड़ा, और ये एक तरीके से दरी होती है जिसे हम बिछाते हैं। जब हम सोते हैं तो गांव में अभी भी बिछाने के लिए दरी का यूज किया जाता है, या चटाई एक तरीके से आप कह सकते हो। तो इस दरी को खाटों पर या बेड के ऊपर बिछाया जा सकता है। पूरी रेशम से काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत सारे लोग इसका उपयोग करते हैं। उत्तर भारत में भी आजकल ये काफी ज्यादा फेमस है। वैसे बनती है तमिलनाडु के क्षेत्र में। अगला सोआल कुची। सोआल कुची ये असम में, असम जो उत्तर पूर्वी भारत में पड़ता है, रेशम उत्पादन का केंद्र है। जो वस्त्र के लिए कच्चे माल की तरह काम करता है। तो रेशम नहीं होगा तो आप वस्त्र निर्माण नहीं कर सकते। तो रेशम उत्पादन का केंद्र उत्तर पूर्वी भारत के असम राज्य में दिखता है। असम में ही एक और क्षेत्र बोमकई। बोमकई साड़ी के लिए फेमस है, और ये भी कहां मिलता है? असम में। बोमकई एरिया, बोमकई एक साड़ी है जो काफी कलरफुल होती है, उसमें बीच में गोल गोल कलर, साथ में कुछ चित्र बना दिए जाते हैं। अगला केरल के अंदर, जो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में एक राज्य है केरल, जो नीचे की तरफ भारत के एरिया में पड़ता है। केरल के अंदर भी एक साड़ियों का सेंटर, वो काफी ज्यादा फेमस है, जिसे कवानीस कहते हैं, या कवानीस। जो केरल के अंदर बने हुए
सोने की तरह दिखने वाली या सुनहरी साड़ी होती है, मतलब इनका बॉर्डर बिल्कुल गोल्डन कलर का होता है। केरल हमारे इस वाले कोस्ट पर, मालाबार तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर दिखता है। वहां पर इस कवानीस सुनहरी साड़ी को आप देख सकते हैं, और इस साड़ी को अच्छे मौकों पर पहना जाता है, जैसे शादी का टाइम हो या फिर कोई त्योहार हो। काफी महंगी मिलती है साड़ी, काफी जो वीआईपी लोग हैं वो इस साड़ी का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसको बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए इसकी कॉस्ट भी काफी महंगी होती है। और काफी महिलाएं इसका उपयोग करती हैं अलग अलग मौके पर। दक्षिण भारत की जो मूवियां आप देखेंगे उसमें अक्सर इस साड़ी का उपयोग आप करते हुए देखेंगे, तो ये साड़ी काफी ज्यादा फेमस है। उसके बाद जमावर, ये कश्मीर के अंदर एक और फेमस शॉल। कश्मीर के अंदर शॉल बहुत बनती है क्योंकि सर्दियां बहुत पड़ती हैं, तो उनको शॉल की जरूरत पड़ती है। तो कश्मीर के अंदर एक शॉल जिसका उपयोग वहां के स्थानीय लोग करते हैं। अगला एक वर्ड फेमस है बाफ्ता, जो वस्त्र से ही जुड़ा हुआ है। बाफ्ता क्या होता है? जब आप रेशमी वस्त्रों में सोने की कारीगरी कर दो, मतलब आप वस्त्र भी बना रहे हो, साथ में उसमें सोने का भी कुछ चीज लगा दो, उसी को कहते हैं बाफ्ता। एक धागा आपने बिल्कुल सोने का बना दिया, एक धागा वैसा ही है, उसी चीज को ये लोग बाफ्ता कह देते हैं। फिर उसके बाद एक और चीज, फिरन। यह एक ऐसा वस्त्र है जिसे कश्मीर में स्त्री और पुरुष दोनों पहनते हैं। मतलब एक लंबा सा कपड़ा, आपने देखा होगा, जो कश्मीर के लोग अक्सर पहनते हैं सर्दियां ज्यादा पड़ने की वजह से, अपने शरीर को बचाने के लिए, काफी ज्यादा गर्म होता है, उसका उपयोग ये लोग करते हैं। और ये जो कपड़ा है उन्हें सर्दियों से काफी सुरक्षा देता है। तो लगभग सभी लोग इस कपड़े का उपयोग वहां पे करते हैं, ताकि ठंड के टाइम जब आए तो उस टाइम उससे बचा जा सके। साथ में एक और सबसे लास्ट, चीवर। जो साधु लोग अपने लिए वस्त्र का उपयोग करते हैं, साधु या संत या कोई महात्मा जो अपने लिए वस्त्र का उपयोग करते हैं, उसी को हम कहते हैं चीवर। सन्यासी लोगों के द्वारा उपयोग किया जाने वाला वस्त्र चीवर के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने कुछ केंद्र, साथ में कुछ फेमस एरिया, उसके बारे में जाना। सबसे पहले हमने कसूटी के बारे में जाना, जो कर्नाटक में झालरदार वस्त्र होता है। दूसरा, हमने कश्मीर में ही कानी, पश्मीना शॉल का एक रूप। तुसुंग कोटोपस, नागालैंड में सैनिकों के द्वारा पहने जाने वाला एक वस्त्र। और चंदेरी और महेश्वरी, साड़ियों के केंद्र। नवलगुंड, तमिलनाडु में रेशम की एक दरी या चादर। स्वालकुची, असम में एक केंद्र जहां पर रेशम वस्त्रों का उत्पादन होता है।
और बोम कई साड़ी, असम की एक साड़ी जिसका उपयोग वो लोग काफी ज्यादा करते हैं। कबानीस, केरल में सुनहरे किनारों वाली साड़ियां जो काफी महंगी होती हैं और अच्छे अच्छे मौकों पर, चाहे विवाह का मौका हो या त्योहार का मौका हो, इसको पहना जाता है। जबावर, कश्मीर की एक और शॉल जिसका उपयोग वहां के लोग करते हैं। और बाफ्ता, रेशमी वस्त्र में अगर सोने की जरी लगा दें तो उसे बाफ्ता कहते हैं। और फिरन, कश्मीर में एक लंबा सा वस्त्र जिसे स्त्री पुरुष दोनों पहनते हैं। और चीवर, साधु संतों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र जिसे वो अपने जीवन में उपयोग करते हैं। तो ये हमने वस्त्र निर्माण की अलग अलग तकनीक के बारे में देखा कि कैसे अलग अलग जो तकनीक है वो उपयोग में लाई जाती है। अगला जो है मृद भांड, मतलब जो बर्तन उपयोग करते थे प्राचीन काल में लोग, उसकी जरूरत क्या थी। तो बर्तन का उपयोग खाने के लिए आज भी हम करते हैं। साथ में कई बार कुछ चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पैक करके लेके जाना है, उसमें भी हम बर्तन का उपयोग करते हैं। तो उसी से जुड़ी हुई कला आती है मृद भांड। मतलब ये लोग कैसे मृद भांड बनाते थे, कुछ तो इनके पास ज्ञान होगा कि गोल कैसे बनाना है। तो मृद भांड तकनीक कैसे इनको पता चली। कई बार जो बर्तन थे जो शुरुआत में हमें मिले वो काफी सिंपल थे, उसमें कोई चमक नहीं होती थी। तो अलग अलग प्रकार के बर्तन, और बर्तनों से आप इतिहास के बारे में भी जान सकते हो। कई बार बर्तन के ऊपर कोई चित्र बना होगा, उससे हम जान सकते हैं कि ये चित्र किसका है, एनिमल का या जानवर का, हो सकता है उनके भगवान का भी हो। तो शुरुआती स्टेज में बर्तन काफी सिंपल बनते थे, ऐसे बस यूज के लिए बनते थे, और इसमें कोई कढ़ाई नहीं होती थी, बहुत सादे बर्तन, सादा बर्तन, कोई कढ़ाई नहीं, क्योंकि पहले इसको सिर्फ उपयोग के लिए बनाया जाता था। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों को लगा ऐसे बर्तन बनाने चाहिए जिसमें थोड़ी सी कढ़ाई हो, जिसमें थोड़ा सा मन हमारा भी लगे उसमें खाने में। तो डिजाइनिंग करना स्टार्ट कर दिया बर्तन के ऊपर, और ये डिजाइनिंग से ही हमें कुछ चीजें पता भी चली कि उस टाइम के लोग क्या क्या चीजें करते थे। अब डिजाइनिंग में हो सकता है इधर कुछ ट्रायंगल टाइप का ऐसे कुछ बना दें, या हो सकता है बीच में कोई और डिजाइन ऐसे स्टार टाइप की बना दें, फिर और इधर भी ट्रायंगल टाइप। ये थोड़ा सा एडवांस बर्तन हो गया, मतलब खाने के साथ साथ इसमें कुछ चमक भी ला के आ रहे हैं, इसे कहते हैं चमकदार। जैसे अभी भी बहुत सारे बनते बनते हैं, इसमें प्लास्टिक की प्लेट आती है, कांच की प्लेट आती है, उनमें बहुत सारे कलर भी होते हैं। और धीरे धीरे ये उस समाज के विकास को भी दर्शाता है। साथ में अगर वो चित्रकारी कर रहे हैं तो इसका मतलब उनको ज्ञान होगा तभी चित्रकारी की है। और कई बार हमें जब उनके कब्रिस्तान या डेड बॉडी देखी तो उसके साथ बर्तन मिले, इससे पता चलता है कि ये मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास करते थे, तभी तो बर्तन रखा कि भैया मांगने मत आना, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारा रख दिया है, यूज कर लेना। ये सारी चीजें भी हमें बर्तन से पता चलती। तो भारत में 3 प्रकार के बर्तन हमें पूरे इतिहास में दिखते हैं, और उन बर्तन के आधार पर हम उनके जीवन के बारे में, उनकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में जान पाते हैं। पहला जो है, जो हमने सबसे पहले देखा, चमक रहित, कुछ चमक नहीं।
बहुत सिंपल बर्तन इस टाइम बना देता है। और ये चमक रहित बताता है कि लोक निर्माण की पद्धति से है, मतलब सामान्य आदमी यूज करता था इसको। जो अमीर आदमी है वो थोड़ा सा चमक चाहेगा, तो सामान्य आदमी इसको यूज करता था। और ये जो बर्तन था वो हाथों से निर्मित था। अभी इनके पास कोई तकनीक नहीं आई है, हाथों से ही मंदिर को बनाया जाता था, काफी सिंपल। फिर उसके बाद धीरे धीरे चमक वाले आए, चमकदार बर्तन, इसका बनना शुरू हो गया। चमकदार बर्तन के लिए पहली बात तो इन्हें जो रॉ मटेरियल है वो पतली मिट्टी, या जिसे हम चिकनी मिट्टी कहते हैं, उसका उपयोग करना पड़ेगा, तभी डिजाइनिंग कर पाएंगे। पतली मिट्टी आपको मौका देती है। और ये जो बर्तन थे वो चाक पर बनने लगे। कुम्हार का चाक आप लोगों ने देखा होगा, वो गोल गोल सा घूमता रहता है, एक पहिया सा, उस पर वो हाथ से डिजाइनिंग सी कर देता है। तो यहाँ चाक से बर्तन बनने लगे। साथ में यहाँ पर कुछ चित्र भी दिखने लगे, जैसे इसमें हमें दिख रहा है, बर्तन के ऊपर कुछ चित्र भी दिखते हैं। और ये जो मृदवान है ये थोड़े से महंगे भी होते होंगे, और इससे पता चलता है कि इसको थोड़ा सा अमीर जो वर्ग है वो खरीदता होगा, और इसको थोड़ा सा सामान्य वर्ग ये खरीदता होगा। फिर उसके बाद एक और तकनीक जो बर्तन में आई उसे कहते हैं स्कारफिट तकनीक, इसका उपयोग होने लगा। इसमें क्या हुआ, दो रंग एक साथ, एक काला दूसरा लाल, इन दोनों रंगों को मिश्रित कर दिया जाता है, तो उसे ही कहते हैं स्कारफिट तकनीक। इससे बर्तन का निर्माण किया जाता है, और इससे बहुत अच्छा भी लगता है बर्तन, दो कलर अगर मिक्स हो जाए। तो ऐसे भारत में बर्तनों का निर्माण हुआ। और अगली बात आती कि भाई ठीक है, बर्तनों का निर्माण हुआ, एक चमक रहे थे, दूसरे चमकदार, तीसरा हमने बोला दो कलर का एक साथ यूज कर दिया, उसे स्कारफिट तकनीक कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है, इनका महत्व क्या है, क्यों हम बर्तन के बारे में ज्यादा जानते हैं? तो बर्तन का महत्व होता है, जो भी मृद भांड है उसका कुछ इंपॉर्टेंस होता है, तभी हम उन चीजों को पढ़ते हैं। तो महत्व की बात करें, पहली बात वो उस समय के समाज के बारे में। अगर किसी बर्तन पे महिला का चित्र अंकित है तो हम कह सकते हैं कि वहां का समाज जो है मातृ सत्तात्मक था। लेकिन अगर पुरुष का है तो कह सकते हैं पितृ सत्तात्मक होगा। तो सामाजिक और साथ में उनके धर्म के बारे में हमें पता चलता है, धर्म कैसा है। प्रकृति का चित्र ज्यादा है तो मतलब प्राकृतिक धर्म को मानते हैं। साथ में बाकी संस्कृति, और साथ में आर्थिक, अगर चमकदार है तो मतलब थोड़ा बर्तन से आप बता सकते हो कि उस समय का जो समाज था वो कितना ज्यादा प्रगतिशील था। अगर वो हाथों से ही बना रहा है तो इसका मतलब ज्यादा तकनीक नहीं थी। फिर वो चाक का निर्माण कर रहा है तो मतलब चाक का निर्माण किसी ने तो किया होगा, तभी वो मृदवान बना। कोई हो सकता है कोई व्यक्ति परेशान हो गया हो हाथ से बनाता बनाता, तो उसने सोचा कुछ चीजें नहीं बना सकते ऐसी जिससे ये अपने आप बनता जाए। तो वैज्ञानिक तकनीक के बारे में पता चलता है उस समाज की, कि समाज कैसा था, ये भी हमें इनसे पता चलता है।
क्योंकि हम कह सकते हैं कि चमकदार बर्तन है तो इसका मतलब अमीर लोग थे, सिंपल बर्तन है तो हम कह सकते हैं गरीब लोग थे। ये भी चीजें हमें पता चलती हैं। साथ में मृद भांड में कुछ वस्तु को रखा जाता था, खाने का सामान हो सकता है, या घर में कोई और चीज को स्टोर करके रख सकते हैं, दूध है उसको भी। साथ में उसको कई बार मानव की मृत्यु के बाद कब्र में भी रखा जाता था। कब्र में रखने से भी हमें कुछ चीजें पता चलती हैं कि भाई इनके धार्मिक विश्वास कैसे थे। क्या ये इसी लोग को सत्य मानते थे या भाई लोग को भी मानते थे? धार्मिक विश्वास, लौकिक जीवन मतलब जो इसी जीवन को सत्य मानते हैं, अलौकिक मतलब जो बोलते हैं ये जीवन तो बस सपना है, सारा जीवन तो बाहर है। मोक्ष की बात जो करेंगे वो सारी चीजें। और साथ में मृद भांड से कई बार हमें पता चलता है कि ये किस सदी के हैं और यहाँ के लोग किस राजा के समय रूल किया करते होंगे, कब रहते होंगे, ये सारी चीजें भी हमें पता चलते हैं। तो ये भारत में मृद भांड की तकनीक और उसका महत्व, ये हमारा एक और छोटा सा टॉपिक। तो आज हमने एक तो कपड़ों की तकनीक जानी, वस्त्र निर्माण की, दूसरा मृद भांड तकनीक जानी। कल हम लोग चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे, भारत में चित्रकला का विकास कैसे हुआ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अलग अलग समय में कि भाई सिंधु घाटी के समय कैसी चित्रकला थी, फिर उसके बाद भारत में अशोक के समय स्तंभ कला कैसी आई, ये सारी चीजें भी इसका भाग होंगी। फिर मुगल काल, राजपूत काल, फिर अलग अलग स्थानीय राजपूत के अंदर भी बनी ठनी निहाल चंद्र बनाएंगे, मोनालिसा इंडिया की, फिर और भी चित्रकारी, पहाड़ी चित्रकारी, ये सारी चीजें भी हमें देखनी। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।